जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जीके जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं 10+2 लेवल का, इसके लिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। और यह दोस्तों इसमें टोटल 16 सेट दिया गया है। तो दोस्तों प्रत्येक सेट को हम लोग देखने वाले हैं और दोस्तों इसको फुल डिस्कस के साथ हम लोग देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और यह बुक दोस्तों बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस सेट में 1 से 75 तक का क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग है। इसका पीडीएफ दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और फुल डिस्कशन के साथ तो वहाँ पर इससे बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 और इस सेट का दोस्तों पहला सेट का पहला क्वेश्चन है जीके जीएस में। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो कर्क रेखा का दोस्तों याद रखिएगा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और सबसे नज़दीक का है दोस्तों तो आइजोल इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यह दोस्तों 23 डिग्री 36 मिनट है उत्तरी अक्षांश पर स्थित, याद रखिएगा आइजोल शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77। बोलता है कि निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। तो कोरोमंडल तट पर कहा दोस्तों तो याद रखिएगा जो तमिलनाडु में स्थित नागपट्टिनम नगर है यह कोरोमंडल के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 77 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 78। क्वेश्चन 78 कहता है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा दोस्तों यह याद रखिएगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जिसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग नाथुला दर्रा की 4310 मीटर है, यह भी बात आप याद रखिएगा 4310 मीटर। और इस दर्रा को 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, जिससे दोस्तों अभी हाल ही में 2006 ईस्वी में भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः इसको खोल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 79। क्वेश्चन 79 कहता है कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो जारवा जनजाति का निवास स्थान क्या है दोस्तों, तो यह अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जारवा जनजाति जो है यह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। और जारवा लोगों को त्वचा का रंग काला एवं कद छोटा होता है। अंडमान निकोबार की अन्य जनजाति आगे दोस्तों जैसे सोमपेन हो गया, सेंटिलीज हो गया, यह सभी जारवा वहीं की है। और जिस जगह पर जारवा जनजाति रहती है उसको 1979 ईस्वी में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया है। याद रखिएगा कब दोस्तों, तो 1979 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिशत में कहेगा तो 7.33% है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि 2 सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि। तो देखिए दोस्तों, जो 2 सदिश उनके परिमाण और दिशा दोनों एक ही हो तो वह बराबर होते हैं। जिस भौतिक राशि में परिमाण और दोनों दिशा निहित होते हैं उन्हें दोस्तों सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशियों के उदाहरण की बात की जाए तो याद रखिएगा बल, वेग, संवेग, ये सभी दोस्तों सदिश राशि हैं। और 2 सदिश बराबर होंगे जब उनके आकार अर्थात यानी कि परिमाण और दिशा दोनों समान ही होंगे। नेक्स्ट है भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है। तो भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई दोस्तों पास्कल प्रति केल्विन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों 82 को राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जूल प्रति केल्विन होगा। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई पूछ रहा है, याद रखिएगा भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई जूल प्रति केल्विन होता है। और ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो सीधे नहीं मापी जाती है बल्कि गणना के द्वारा इसका मापन होता है। और इसका प्रतीक दोस्तों ए से है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उस निकाय को दोस्तों हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 83। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। तो यह याद रखिएगा 83 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। देखिए दोस्तों जो पौधा द्वारा जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बोलता है कि मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मोहस पैमाना का प्रयोग दोस्तों खनिज पदार्थों की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, खनिज की कठोरता को मापने के लिए। देखिए दोस्तों इसको सर्वप्रथम 1812 ईस्वी में, कब, तो 1812 ईस्वी में जर्मनी के भूवैज्ञानिक फ्रेडरिक मोहस ने बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं
क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है कि एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है। तो एक तोप फायरिंग के बाद दोस्तों पीछे हटना न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है दोस्तों, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। न्यूटन के गति का तीसरा नियम इस पर लागू होगा कि एक तोप फायरिंग के बाद पीछे जो हटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो कौन सा एक यौगिक नहीं है दोस्तों, तो 86 का ऑप्शन नंबर 20 आपका राइट हो जाएगा। लौ जो यह यौगिक नहीं है। देखिए दोस्तों, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप में दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण की बात की जाए दोस्तों तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और जल हो जाएगा दोस्तों। ये सभी आपका यौगिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है। पहला है दोस्तों कि यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, जो कि है दोस्तों कथन बिल्कुल गलत है। देखिए, किसी गतिमान वस्तु को प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम अंतर को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन दोस्तों एक सदिश राशि है जिसे प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। विस्थापन दोस्तों धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों बिना जो आपका विस्थापन है या दोस्तों धनात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए यह कथन दोस्तों गलत है। जैसे और उदाहरण की बात की जाए तो यदि कोई वस्तु उत्तर दिशा में दोस्तों 5 किलोमीटर चलकर पुनः उसी रास्ते वापस आने पर वह उसका कुल विस्थापन शून्य हो जाएगा, और जबकि कुल दूरी की बात करेगा तो 10 मीटर हो जाएगा। दूरी याद रखिएगा दोस्तों, दूरी जो है यह सदैव धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88 बोलता है कि एल्युमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान क्या है। तो एल्युमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान क्या है दोस्तों, तो यह याद रखिएगा 108 ग्राम राइट है, आपका आंसर हो जाएगा। मोल पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की किसी निश्चित मात्रा में निहित कणों की संख्या प्रदर्शित करने का एक मात्रक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 89। क्वेश्चन 89 कह रहा है दोस्तों कि किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में अंतर किससे किया जाता है। तो या दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या से, याद रखिएगा। चक्रण क्वांटम संख्या से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है। कहेगा कि दोस्तों कि किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है, तो यह चक्रण क्वांटम संख्या से किया जाता है, याद रखिएगा। चक्रम क्वांटम संख्या की बात किया दोस्तों तो किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में अंतर चक्रम क्वांटम संख्या द्वारा किया जाता है, और यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की दिशा बताती है। याद रखिए दोस्तों, यह कक्षा में क्या बताती है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा। क्वेश्चन नंबर 90 बोलता है कि अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु किसके रूप में जाने जाते हैं। तो यह याद रखिएगा दोस्तों समभारी के रूप में जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों, बोला गया कि अगर अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व रहेगा तो यह दोस्तों समभारी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 91 बोलता है कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा 2 ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करता है जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित होता है और दूसरा नहीं होता है। इस विधि से दोस्तों जैसे कपूर हो गया, नेपथलीन हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ये सभी दोस्तों याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्वि आबंध द्वारा बनता है। तो याद दोस्तों याद रखिएगा, एक कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन और दूसरे से हस्तांतरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर इसका भी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। साझे किए गए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े। कार्बन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा बंध बनता है, और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा, जिसे दोस्तों सहसंयोजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 83। क्वेश्चन नंबर बोलता है दोस्तों आपका 93 कि निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था। तो कोशिका शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। देखिए रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका शब्द का 1665 ईस्वी में, ये जो ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे दोस्तों, यह याद रखिएगा। और रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनके प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ है। कोशिका शरीर का सूक्ष्मतम रूप है, और यह शरीर का एक मूलभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो कि स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 94, ऑनरोलॉजी अध्ययन है। तो ऑनरोलॉजी अध्ययन दोस्तों किसका है? तो देखिए ऑनरोलॉजी का संबंध दोस्तों स्वप्न यानी कि सपना जिसे ड्रीम्स बोला जाता है, इसके वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, सपनों का यह अध्ययन है। इसके अंतर्गत स्वप्न देखने और मस्तिष्क को कार्य करने के साथ साथ स्मृति निर्माण और मानसिक विकारों से संबंधित मस्तिष्क क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। इसके दोस्तों याद रखिएगा, जिसे ऑन्कोलॉजी का अर्थ है दोस्तों स्वप्न व्याख्या से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 95 बोलता है कि पादप में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम होता है? तो जल का कहेगा दोस्तों तो जाइलम हो जाएगा पौधों में, और फल का कहे दोस्तों यानी कि खाना का भोज्य पदार्थ कहेगा तो आपका फलोएम राइट हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों जाइलम जो है पौधों को जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है, और यह जल जो है संवाहक ऊतक भी कहलाते हैं। इसका प्रमुख कार्य है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित रहती है? तो याद रखिएगा दोस्तों 96 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट के शरीर में भंडारण के दो रूप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अल्पावधिक संग्रहण मांसपेशिया में ग्लाइकोजन के रूप होता है, और ग्लाइकोजन के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का दीर्घकालिक भंडारण शरीर में वसा के रूप में होता है, याद रखिएगा। जब दोस्तों रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है तो ग्लाइकोजन यकृत से मुक्त होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 97। क्वेश्चन दोस्तों 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। तो दोस्तों कौन सा है जो प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों डीएनए का पूरा नाम याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है दोस्तों, जिसको जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी, जिसके लिए दोस्तों उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? तो भारत में दोस्तों शुतुरमुर्ग याद रखिएगा, यह आपको पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक होता है CCMB, तो CCMB इसका पूरा नाम हो जाएगा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक अध्ययन की पुष्टि करता है दोस्तों। और शुतुरमुर्ग भारत में लगभग दोस्तों 25,000 वर्ष पहले पूरा पाषाण काल में जो कि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं थे, याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते थे? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन दोस्तों व्हिटकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। पूछेगा दोस्तों कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में, याद रखिएगा। और इसके तहत जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक तथा एनामिलिया में वर्गीकृत किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और धातव्य की वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 100। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो जनसंख्या परिवर्तन का दोस्तों एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, तो 100 का ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, प्रवासन। देखिए दोस्तों प्रवासन की बात की जाए तो व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं, और प्रवास के अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 आपका 1। रोमन गणराज्य में जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा तथा तख्ता पलटने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, उत्तराधिकारी था। तो वह कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक यह कायम रहा था, और रोमन गणराज्य का तख्ता पलट ऑक्टेवियन अगस्टक ने किया था, याद रखिएगा। किसने दोस्तों? तो अगस्टक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 बोलता है कि भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो भारत में दोस्तों वैदिक सभ्यता यह याद रखिएगा, 102 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरस्वती नदी के किनारे। देखिए दोस्तों भारत में वैदिक सभ्यता जो है यह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। भारत में अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, और सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों यह सिंधु नदी के किनारे। देखिए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ था दोस्तों यह वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियाँ को अग्रवती और नदियाँ को दोस्तों माता, वाणी, प्रार्थना की, कविता की देवी और बुद्धि को तीव्र करने वाली और संगीत को प्रेरणादायी कहा गया था।
सरस्वती नदी दोस्तों ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और इसे नदी तमा यानी कि नदियों की माता भी कहा जाता है। सरस्वती नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान में दोस्तों विलीन हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 103 बोलता है कि सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। तो 103 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति दोस्तों याद रखिएगा। देखिए सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और यह युद्ध दोस्तों 305 से 303 ईसा पूर्व जो कि सेल्यूकस निकेटर प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा किसके किसके, तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 बोलता है कि 711 ईस्वी में अरब सेनापति किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया था। तो 104 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा। देखिए अरबों के भारत पर हमले का प्रथम प्रमाण 636 से 37 ईस्वी के आसपास मिलता है, लेकिन इन हमलों का उद्देश्य सिर्फ लूटमार करने के लिए सीमित था दोस्तों, न कि राज्य विस्तार करना। जब 711 से 712 ईस्वी में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने रावर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित करने के बाद तत्कालीन सिंध को दोस्तों राजधानी आलोर पर कब्जा कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 105 बोलता है कि मालिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद कर दिया था। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा भटिंडा के किला मुबारक में। अरबों ने बोलता है दोस्तों कि भारत की जो प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान को उसके विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने भटिंडा के किला में कैद कर दिया गया था और रजिया सुल्तान सल्तनत काल के गुलाम वंशी शासक थे और यह दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया की शासनकाल याद रखिएगा 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा, ज़्यादा नहीं रहता दोस्तों, 4 साल तक ही रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 106 बोलता है कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ संत होता है। याद रखिए क्या होता है, तो संत होता है। और सूफी मत का बुनियादी सिद्धांत प्रेम से है, याद रखिएगा। सूफी मत का बुनियादी सिद्धांत दोस्तों प्रेम से है और सूफी सिलसिला यह इस्लाम का ही एक परंपरा है। नेक्स्ट है कि गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनाया गया था। तो 107 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट का निर्माण दोस्तों 16वीं से 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली शासन के अंतर्गत हुआ था, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह चर्च और कॉन्वेंट अपनी स्थापत्य कला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 108। देखिए 108 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है। तो इसका देखिए दोस्तों कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था, सबसे पहले तो आपको याद रखना है। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको दोस्तों अध्यक्षता किए थे और ये कहाँ में हुआ था, तो कराची में हुआ था। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया था और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य शीर्ष प्रस्ताव भी दोस्तों स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी 1931 में, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। बोलता कि महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, नहीं दोस्तों, जो महात्मा गांधी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वह 1924 के बेलगांव जो कि कर्नाटक में पड़ता है उसकी अध्यक्षता किए थे। बोलता कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, नहीं दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। इसका आयोजन में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, नहीं दोस्तों, इसके आंदोलन में खिलाफत आंदोलन भी पारित नहीं हुआ था। क्या क्या काम था तो टोटल हम आपको बता दिया था दोस्तों। और दोस्तों देखिए 1931 में बोले थे महात्मा गांधी कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं दोस्तों, यह 1931 के जो कराची अधिवेशन हुआ था उसी में यह बोले थे। तो 1931 में दोस्तों क्या क्या हुआ था तो याद रखिएगा सबसे पहले कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था और मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोस्तों यह भी इसमें प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 109 बोलता है दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों यह याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था। तो यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी की स्थापना सबसे पहले याद रखिएगा मार्च 1923 ईस्वी में हुआ था, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू।
इस पार्टी का दोस्तों प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद पर यानी कि प्रयागराज में संपन्न हुआ है और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था, जिसका इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। और इस दल में दोस्तों देखिए, पहला था कि भारत को स्वराज दिलाना, दूसरा था कि विधान परिषद में प्रवेश कर असहयोग कार्यक्रम को अपनाना और सहयोग आंदोलन को सफल बनाना। फिर तीसरा था दोस्तों, बोला गया था कि सरकार के नीतियों को घोर विरोध कर उसके कार्यों में अडंगा लड़ाना, जिसके तहत सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए दोस्तों विवश हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 111 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी लंबवत विस्तार की पुष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां में से एक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हिम शिखा है यह आपका नहीं है। बाकी दोस्तों शिवालिक में है, हिमाचल में है और हिमाद्री में भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और समानांतर श्रेणी में से एक नहीं है, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल 3 श्रेणियां का निम्न प्रकार है। देखिए सबसे पहले काराकोरम पर्वत, लद्दाख और जास्कर। और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर दोस्तों प्रमुख ग्लेशियर भी पाए जाते हैं 4। कौन कौन सा? तो सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर और बियोफो और बाल्टोरा याद रखिएगा। अब विश्व के 10 सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है, जिनमें से प्रमुख चोटियां का नाम है दोस्तों एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही नहीं है? तो 112 के देखिए दोस्तों, जो रोहतांग दर्रा है यह आपका रोहतांग दर्रा दोस्तों सिक्किम में नहीं, अच्छा यहाँ पर सही पूछा है दोस्तों। तो देखिए रोहतांग दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ सिक्किम दिया जो कि यह दोस्तों गलत है। दूसरा है लिपुलेख दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। बोमडिला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है और नथुला दर्रा सिक्किम में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में और लिपुलेख आपका उत्तराखंड में हो जाएगा और रोहतांग दर्रा दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 बोलता है कि निम्न में से कौन सी राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? तो अष्टमुडी झील दोस्तों याद रखिएगा यह केरल राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अष्टमुडी झील आपको केरल में हो जाएगा, फिर कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में हो जाएगा और लोनार झील आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलने से भागीरथी और अलकनंदा नदी को दोस्तों यहाँ पर गंगा बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों एक तीर्थ स्थान है देवप्रयाग। नेक्स्ट पर हम आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिससे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कॉफर बांध है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। कॉफर बांध दोस्तों एक ऐसा अस्थायी बांध है जिसे जलीय क्षेत्र में काफ़ी बड़े क्षेत्र का निर्माण कार्य हेतु जल रहित करने के लिए बनाया जाता है और इसका प्रयोग दोस्तों किसी नदी या झील पर पुल आदि बनाने के लिए, पिलर ढालने बनाने हेतु या चुने हुए स्थान से पानी निकालने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, कॉफर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए, और उसके बाद क्या है दोस्तों, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा और फिर आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। सन 1987 ईस्वी में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117, प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संतुष्टि किसके द्वारा की गई थी? तो 117 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत दोस्तों केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी और प्रांतों में द्वैत शासन कहेगा। तो आपको देखिए दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी और प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था दोस्तों 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी, जिसे 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि प्रांतों में द्वैत शासन यानी कि डायआर्की के उन्मूलन को संतुष्टि किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भारत का संविधान में जो दोस्तों भाग 8 है वह किससे संबंधित है? तो देखिए, ये आपको दोस्तों भारतीय संविधान के जो भाग 7 की बात की जाए
तो यह आपका हो जाएगा अंतर्गत राज्यों के श्रेणी का उल्लेख था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे दोस्तों 7वां निराशित कर दिया गया था। अगर 8वां की बात की जाए दोस्तों तो केंद्र शासित क्षेत्र से उल्लेख जो कि भाग 8 में मिलता है, और अनुच्छेद की बात की जाए तो 239 से 242 तक मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, केंद्र शासित प्रदेश। अगर दोस्तों यहीं पे आपका नगर पालिका की बात की जाए तो भाग 9 के ए में दोस्तों, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 त से 243 छ तक है। और दोस्तों आपको राज्य की बात कर दी जाए तो या दोस्तों याद रखिएगा, भाग 9 के अंतर्गत पंचायत का चर्चा किया गया है, और इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 क न तक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। तो यह याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 338 के बी के 1 में बोला गया था कि भारतीय संविधान के में बोला गया था दोस्तों 338 के बी के 1 में कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 120 बोलता है कि सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की अधिसूचना जारी होती है। तो 120 का दोस्तों आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन पूर्व। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 के धारा 3 के उपधारा 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से 60 दिन पूर्व व उसके बाद निर्वाचन संबंधी अधिसूचना जारी की जाती है। और भारत में उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। और राज्यसभा का यह पदन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। यद्यपि वह दोस्तों सदन का सदस्य नहीं होता तो उसे मतदान का अधिकार नहीं होता, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत वह दे सकता है उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 122 कहता है कि विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो विधान परिषद के दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, और विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दोस्तों तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके पद त्याग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियों से संबंधित है? तो यह याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 143 की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। और अनुच्छेद 138 में दोस्तों याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि दिया गया है। और अनुच्छेद दोस्तों आपको 150 की बात की जाए तो संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दिया गया है अनुच्छेद 150 में। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष दोस्तों एस के धर थे, जो कि 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यह समिति का गठन किया गया था, एस के धर आयोग। देखिए दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन मांगों का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्ति न्यायाधीश जो थे दोस्तों एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति हुआ था। और इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर दोस्तों राज्य के पुनर्गठन का समर्थन किया था। यानी कि दोस्तों प्रशासनिक के आधार पर यह समर्थन किया था, लेकिन दोस्तों भाषाई के आधार पर यह विरोध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 125 बोल रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो 125 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए भारत के संविधान में दोस्तों 7वां संशोधन 1956 में हुआ था और भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 126। देखिए 126 बोलता है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो याद रखिए दोस्तों 126 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत दोस्तों भारत के एक नियंत्रण
महालेखा परीक्षक होगा जिसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उसके पद से केवल उस रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीश को हटाया जाता है। देखिए इनका पहले कार्यकाल दोस्तों आपका CAG का 6 वर्ष या अवधि 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होता था। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 127 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GSDP। याद रखिए दोस्तों, GSDP मतलब दोस्तों सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 128। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो पश्चिमी सीमा पर दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्थित है। देखिए बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा पर इसमें उत्तर प्रदेश है। अब बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूरब में दोस्तों पश्चिम बंगाल है। अगर उत्तर प्रदेश के दोस्तों लगने वाला जिला का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पूछेगा आपसे, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, ये सभी दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 129 कहता है कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों उनको हजारीबाग, यानी कि दोस्तों ऑप्शन में बी हो जाएगा हजारीबाग में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन दोस्तों उन्होंने जेल के दीवारों को फांग कर भाग गए थे। और दोस्तों हजारीबाग की बात की जाए तो वर्तमान में यह आपका झारखंड में दोस्तों एक जिला है हजारीबाग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 बोलता है कि बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो देखिए दोस्तों बिहार में जो है गोमती नदी यह नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। गोमती नदी जो है यह उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है और दोस्तों उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, याद रखिएगा। जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन दोस्तों यह बिहार के राज्य से बहने वाली नदियाँ हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल दोस्तों याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा कंवर झील। कंवर झील दोस्तों अभी वर्तमान में कहाँ में है? तो बिहार का दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा बेगूसराय जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि हरित क्रांति में किस में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो हरित क्रांति में दोस्तों किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 133 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि गांवों को, सड़कों को सुधार को दोस्तों इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगर हरित क्रांति के जनक आपसे पूछेंगे तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति से दोस्तों देश के सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्र से अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग में फसल उत्पादन में वृद्धि करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 134 बोलता है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन दोस्तों याद रखिएगा ये आपको 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? तो मनरेगा के तहत दोस्तों याद रखिएगा अधिकतम 100 दिन तक दोस्तों रोजगार उसको मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 135 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 136 बोलता है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो अमर्त्य सेन का दोस्तों याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार आपसे पूछेगा तो इनको दोस्तों वर्ष 1998 ईस्वी में दिया गया था। और दोस्तों 1999 ईस्वी में इनको भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न भी दिया गया है, याद रखिएगा। और अमर्त्य सेन को दोस्तों हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और जादवपुर विश्वविद्यालय तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ध्यान दीजिएगा 137 बोलता है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दोस्तों यह याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और इसका शुरुआत दोस्तों 1965 से किया गया था। नेक्स्ट है, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह दोस्तों याद रखिएगा 1913 ईस्वी में ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से दोस्तों प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि स्मृति मंदाना एक है। तो देखिए दोस्तों स्मृति मंदाना एक है भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जो कि दोस्तों मुख्य रूप से बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज है।
तो बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के दोस्तों गेंदबाज, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ का दोस्तों गेंदबाज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 140। देखिए 140 बोलता है दोस्तों कि हमारे देश के सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो हमारे देश के सबसे प्राचीनतम भाषा दोस्तों संस्कृत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों संस्कृत को भी शामिल किया गया है और यह उत्तराखंड के द्वितीय राजभाषा है संस्कृत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द इकोबॉग नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यार दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये राइट होगा, जे.के. रॉलिंग ने। जे.के. रॉलिंग के द्वारा द इकोबॉग नामक पुस्तक लिखा गया था। अगर रस्किन बॉन्ड के द्वारा कहेगा दोस्तों तो हाई टू बी ए राइटर पुस्तक दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 142। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। तो फिनलैंड की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा हेलेंस्की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ताशकंद कहेगा तो ताशकंद के दोस्तों यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा। हेलेंस्की हो गया दोस्तों फिनलैंड की। और स्विट्जरलैंड की बात दोस्तों राजधानी बर्न है और डबलिन की बात की जाए तो यह आयरलैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 1928 ईस्वी में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश के कारण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा परिकर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सी.वी. रमन। देखिए दोस्तों सी.वी. रमन द्वारा खोजा गया था रमन प्रभाव फोटोन कणों के लचीले वितरण बारे में, और यह खोज 28 फरवरी 1928 को कोलकाता में हुआ था। और इसके लिए दोस्तों 1930 ईस्वी में सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। बोलता है कि प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। तो यह दोस्तों निकोलस कॉलन के द्वारा, याद रखिएगा निकोलस कॉलन के द्वारा प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया गया था। और यह कब किया गया था तो आपको 1836 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। बोलता है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुआ था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, गुवाहाटी में हुआ था। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 147। बोलता है कि विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी को 2023 को, याद रखिए दोस्तों विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 को थीम क्या थी। सबसे पहले दोस्तों याद रखना कि विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2023 वाले के दोस्तों आपसे थीम पूछा है तो याद रखिएगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 147 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 148 बोल रहा है कि यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया। तो यह दोस्तों याद रखिएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बन गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। तो यह दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 25। बिहार के दोस्तों 25 जिले में लागू किया जाएगा ग्रेडेड एक्शन प्लान। और यह दोस्तों बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के भी अध्यक्ष आपसे पूछेंगे तो यह अशोक घोष की अध्यक्षता में किया जा रहा है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तैयार, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कि किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिला में। कहाँ तो बेगूसराय जिला में बरौनी के हवासपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन देख लिए हैं और आज इसके क्वेश्चन हम 150 देखें जिसमें आपको 75 क्वेश्चन आपका जीके जीएस था। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ आपको फुल डिस्कशन के साथ चाहिए यानी कि टोटल क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन का जिसमें दोस्तों मैथ रीजनिंग्स रहेगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ दोस्तों फुल डिस्कशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ये जय हिंद दोस्तों।